हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। जिस तरह का यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, उसी हिसाब से सारे कोर्स को स्ट्रक्चर किया गया है ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है। उसके साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो मेरे कोड नवीन 1 को यूज करके, तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर है उनके कोर्सेज आप फ्री में देख पाएंगे। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और जितनी भी पेड क्लासेस हैं वो सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही चलाई जाती है। एंड्रॉयड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो ये मेरे अनअकैडमी _नवीन तंवर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आप मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी में मेरे बाकी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कीजिए और मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। वहां पे जाके आप मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशन और आंसर राइटिंग सेशंस, ये सारे सेशंस आपको सब के सब अनअकैडमी पे मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस है और आइकॉनिक है। प्लस के बारे में बता देता हूँ, ये 1 महीने से लेके 3 साल तक का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि मिनिमम 1 ईयर का आप जरूर परचेज करें, जिसकी फीस 49,500 है, 2 ईयर की फीस 72,000 है और 3 ईयर की फीस है 90,000। और अगर मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड है आइकॉनिक। आइकॉनिक क्यों बेटर है प्लस से, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लान्स होते हैं और पर्सनल फीडबैक मिलता है आपको। ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की है 1,07,000, 3 ईयर की है 1,41,000। और फिर से अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट। ये 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। 1 ईयर की फीस 27,500, 2 साल की है 40,000 और 3 साल की है 50,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कुल मिला के अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और नवीन सर की मेंटरशिप चाहिए तो आपको नवीन 1 कोड को यूज करना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को ये लगता है कि अभी 2021 बहुत दूर है, 2022 बहुत दूर है, अभी तो हम तैयारी कर लेंगे, आपको मैं बस यही कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सिलेबस देखिए और अपनी बुक लिस्ट को देखिए। स्टूडेंट्स, 21 के लिए बहुत कम टाइम है और जो बच्चे सोच रहे हैं 22 के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है उनके पास, तो आप प्लीज, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, अपनी तैयारी को शुरू कर दे, क्योंकि ऑप्शनल, जीएस के 4 पेपर, एसए, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, इतना सब कुछ करते करते 2 साल कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टूडेंट, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करें ताकि नवीन सर की मेंटरशिप लगातार आपको मिलती रहे। उसके साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से ये गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल को लॉन्च किया जा रहा है। हर महीने के मतलब 2 तारीख ऐसी होगी, मतलब एक संडे को छोड़ के दूसरा संडे, यानी कि हर अल्टरनेटिव संडे पे आपको ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है। इस महीने ये 6 दिसंबर यानी कि कल होगी और फिर 20 दिसंबर के दिन होगी। टाइमिंग रहेगी 11 बजे। तो
आप इसमें अपने आप को एनरोल कीजिए। अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है मैं समझा देता हूँ। इसमें 45 मिनट में 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शन होंगे और रिलेटिव स्कोरिंग मिलेगी। तो ये फोर्टनाइटली होगा, यानी कि एक संडे को छोड़ के दूसरे संडे, तो हर अल्टरनेट संडे पे ये कॉम्बैट होगा। जो इसका फर्स्ट विनर होगा उसको एप्पल मैक एयरबुक मिलेगी, सेकंड विनर को आईपैड मिनी, थर्ड को मिलेगा एप्पल एयरपॉड, और जो टॉप 100 रैंकर्स है उनको ₹1000 के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। तो आप इसमें अपने आप को एनरोल कराइए। उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे मेरा प्लस कोर्स है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि स्टूडेंट जानते हैं, सेशन की फीचर क्या है, डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 दिसंबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला जो आज का ये हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, आज के द हिंदू की खबर है स्टूडेंट। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो मेंबर्स है वो उस शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, उसी विभाग से नहीं होने चाहिए। तो यहां मुद्दा यह है कि ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। साल 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस, मतलब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था साल 2013। इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रावधान थे। उन्हीं प्रावधानों में से एक था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत समिति। तो ये हम जानेंगे ये 2013 का एक्ट क्या है, आंतरिक शिकायत समिति क्या है। तो ये जाएगा कहां, सबसे बड़ी बात, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 एक सामाजिक मुद्दे के रूप में है, जनरल स्टडीज पेपर 2 ये है आपका पॉलिटी गवर्नेंस का मुद्दा, तीसरा है जनरल स्टडीज पेपर 4 नैतिकता नीतिशास्त्र से जुड़ा हुआ भी ये एक मामला है। तो एक साथ पेपर 1, 2 और 3, और कहीं अगर आपको स्पेस मिलता है, ऐसे आ जाता है वीमेन के ऊपर, तो आप ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के एक्ट्स आपको हमेशा ही रटे हुए होने चाहिए। तो देखते हैं पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है। ये देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक शिकायत कमेटी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय, देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार के मामले की जांच के संदर्भ में आंतरिक शिकायत जो कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के ज्यादातर सदस्य उसी मंत्रालय या विभाग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उस पे पक्षपात के और गैर निष्पक्षता के आरोप लगते रहते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि उसका यह निर्णय कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध और निदान अधिनियम, इसके उद्देश्यों को और इसका जो ध्येय है उसको ध्यान में रखकर दिया गया है। ये पूरा मामला है। देखो मामला क्या हुआ, एक सरकारी अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका मतलब भी कोई नहीं, न्यूज़पेपर में हालांकि नाम भी दिया गया था, लेकिन नाम से हमें मतलब नहीं है, मुद्दा क्या है वो समझना है। तो वो सरकारी अधिकारी थे, उनके अधीन उनके विभाग में जब वो किसी पद पे, चेयरमैन के पद पे थे, तब एक महिला ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल महिला थी, मतलब संविदा पे काम कर रही थी। तब उसने इस ऑफिसर मिस्टर एक्स पे ये आरोप लगाया था कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है उनका। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013 इस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। तो इस अधिनियम के अंदर प्रावधान था कि जिस भी संस्था संगठन में 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, वहां अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है यौन दुराचार की, यौन उत्पीड़न की, तो उसके लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को एस्टेब्लिश करना होगा, हर एक ऐसे संस्था को, हर एक ऐसे संगठन को जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी। तो दरअसल स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है ना, मैक्सिमम मेंबर इसमें क्या होते हैं, उसी संस्था या संगठन के ही लोग होते हैं, उसी संस्था या संगठन के। मतलब
जब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है उस कई बार वो भी मेंबर हो जाता है इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का। ऐसे कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी हुए हैं। तब दिल्ली हाई कोर्ट का कहने का मतलब जो उनका आदेश आया, जो निर्णय आया, उन्होंने बोला कि जिस संस्था के व्यक्ति या सीनियर पोस्ट वाले किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई जाती है और जब आंतरिक शिकायत समिति उस मामले की जांच कर रही होती है तो उस जांच समिति के जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो कहाँ होने चाहिए, उस मंत्रालय और विभाग के नहीं होने चाहिए, उससे बाहर के व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी बोला इस अपने डिसीजन में कि हम उस बात का समर्थन करते हैं कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो देखो मामला क्या है। तो कोर्ट का यह निर्णय एक संविदा कर्मचारी द्वारा एक सचिव स्तर के अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुए कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखकर आया है। ओके, याचिकाकर्ता का कहना है, यानी कि जो महिला जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, कि उनकी शिकायत को वर्ष 2013 के अधिनियम को ध्यान में रखकर हल नहीं किया गया और पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर इस मामले में आईसीसी का गठन किया गया, लेकिन इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 3 अधिकारी उसी विभाग के थे। समझो, इस विभाग का जो शीर्ष स्तरीय अधिकारी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसी विभाग के 3 अधिकारियों को, उनके खिलाफ जो कमेटी बैठी थी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसमें 3 अधिकारी उसी विभाग के थे और एक जिसमें सचिव स्तरीय अधिकारी कार्यकर्ता था और एक व्यक्ति जो शिकायत का जांच करने वाली कमेटी थी आईसीसी, उसमें एक व्यक्ति था दिल्ली विश्वविद्यालय से। यानी कि 4 लोगों में से 3 लोग तो उसी विभाग के हैं जिस विभाग में वो मिस्टर एक्स अधिकारी काम करते थे। तो कोर्ट का कहना है इससे मिस्टर एक्स क्या करेगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस कमेटी की जांच को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि महिला को न्याय ना मिले। तो ये मामला तभी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जब भी ऐसे किसी मंत्रालय या विभाग के खिलाफ या उसके किसी सदस्य अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में आईसीसी का गठन होगा तब ज्यादातर व्यक्ति उस विभाग या डिपार्टमेंट से बाहर के होने चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो। देखो, इसको आप यूज कहां करोगे, एथिक्स में देखो बहुत सारी केस स्टडीज आपने, इवन यूपीएससी ने ही पूछ लिया है 2013 के बाद से 4-5 बार ऐसी केस स्टडी आई कि जिसमें ऐसा आता है कि आप किसी विभाग में, किसी कंपनी में एक सीईओ के पद पे हो या कि बड़े अधिकारी के पद पे नियुक्त हो, एक महिला आपके सामने आती है, वो किसी और कर्मचारी के खिलाफ मतलब शिकायत दर्ज करती है, लेकिन वो कर्मचारी बहुत अच्छा है, कंपनी को लाभ कमा के देता है, ऐसे में आप क्या करोगे, इस तरह से करके आएगा। तो याद रखना वहां पे स्टूडेंट्स आपको इस तरह के शब्द यूज करने हैं कि क्योंकि संस्था संगठन बड़ा है तो मैं एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करूंगा या करूंगी, जिस भी पद पे होंगे आंतरिक शिकायत समिति ये जांच करेगी, जांच करने के बाद ये बताएगी, उसके हिसाब से मैं एक्शन लूंगा। तो इस तरह के शब्द वहां पे यूज होने जरूरी है। तो यहां से आपको केस स्टडीज, मैंने क्या बोला, केस स्टडीज में यूपीएससी ने साफ लिखा है कि आपके आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं वहीं से उठा के कोई काल्पनिक या वास्तविक जीवन का कोई मुद्दा उठाया जाएगा और उस पर फिर आपका डिसीजन मांगा जाएगा। तो इस तरह के मुद्दे, इस तरह के डिसीजंस आपको हेल्प करेंगे। जैसे याद रखना कन्वर्जन के ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का डिसीजन आपको कोट किया। तो अगर कन्वर्जन धर्म के मामले में, धर्म परिवर्तन के मामले में विवाह का मामला होगा जहां 2 धर्म के लोग आपस में शादी करेंगे, उससे जुड़ी हुई कोई केस स्टडी आ जाएगी तो स्टूडेंट आपको ये ग्राउंड मिलेंगे। अल्टीमेटली आपको ये स्टैंड लेना है, जो फिलहाल के जो मुद्दे चल रहे हैं समाचारों में उनको कनेक्ट करना है, लिंक करना है, ये ध्यान रखना आप। ओके, चलते आगे। देखो, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस आते रहेंगे, मैं हमेशा से ही बोल रहा हूं, मेरी बहुत पैनी नजर रहती है, कोई भी मुद्दा आएगा सबसे पहले वही कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है ये डिसीजन कितने, आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो ना स्टूडेंट,
हर साल तीन चार क्वेश्चन मेंस में आ ही रहे हैं आपके, और पीटी में तो भरमार है ही है। अब देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है क्या? वैसे तो काफी बड़ा है ये, आप पढ़ लेना खुद से भी, लेकिन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूं मैं, 4-5। सॉरी। तो ये अधिनियम 2013 में इस अधिनियम को पारित किया गया, और जिन संस्थाओं में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उन पे ये अधिनियम लागू होता है। अब देखो, अधिनियम के अनुसार किसी संगठन या संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, ये होनी चाहिए जिस भी संस्था या संगठन में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी है, वहां पे एक आंतरिक शिकायत समिति गठन करने के लिए बाध्य है। ये मैंडेटरी है, जरूर गठन करना होगा। और यदि किसी संगठन में आईसीसी गठित नहीं की गई, भाई सपोज करो संगठन का साइज छोटा है या उस संगठन ने आईसीसी का गठन नहीं किया, तब किसी के साथ अगर यौन दुराचार हो जाए तो वो कहां जाए, वो अपनी शिकायत कहां दर्ज करे? तब इस अधिनियम में बोला है कि यदि संगठन में कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित नहीं की गई, तो उस पीड़ित को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, स्थानीय शिकायत समिति, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी है, वहां पे जाके शिकायत दर्ज करेंगे। और ये लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या होगी, ये कहां होगी? ये बताया गया कि इसका गठन राज्य सरकारें करेगी। हर हर राज्य की सरकार द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक बहुत सारे राज्यों में स्थानीय स्तर पे इन लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन नहीं किया गया। ये भी बात मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। ओके, तो पूरा मामला हो गया वो हमारा। दूसरी जो खबर है ये है जनरल स्टडीज पेपर 2। क्या खबर है? ये आईआर में जाएगी, जनरल स्टडीज पेपर 2 में गई है। ये अंतरराष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है। अमेरिका के जो इंटेलिजेंस विभाग के जो चीफ है जॉन रैटक्लिफ, इन्होंने चीन के ऊपर काफी बड़े आरोप लगाए हैं और बोला है कि चीन से न केवल यूएसए को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े खतरे के रूप में चीन उभर रहा है। ये बात है, ये बोला है इन्होंने। तो चाइना पॉजेज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू यूएस, सेज इंटेलिजेंस चीफ। तो जॉन रैटक्लिफ ने ये स्टेटमेंट है, देखते क्या कहा है इन्होंने। आज के ही द हिंदू की खबर थी ये देखो, चीन है यूएसए के लिए बड़ा एक खतरा, ये कहा है जॉन रैटक्लिफ ने। तो अमेरिका के जो राष्ट्रीय गुप्तचर निदेशक है जॉन रैटक्लिफ, उनके अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन ने अमेरिका व दुनिया के अन्य देशों के समक्ष एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया है। यूएसए का मानना क्या है कि चीन यूएसए व अन्य देशों पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। ये ध्यान रखना। अमेरिका का क्या कहना है कि चीन अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल और तकनीक के जरिए दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहता है। अब देखो, उन्होंने चीन की आर्थिक नीतियों को क्या नाम दिया, ये काफी ऐसे मैंने लिख दिया जैसे आया था, रॉब, रेप्लिकेट एंड रिप्लेस। उन्होंने बोला चीन आजकल इस नीति का अनुसरण कर रहा है। 3R की रणनीति है चीन की। एक R है रॉब, दूसरा R है रेप्लिकेट, और तीसरा R है रिप्लेस। ये देखो, तो रॉब से उनका क्या मतलब है? देखो, उन्होंने बोला चीन ने अमेरिकी कंपनियों के जो बौद्धिक संपदाओं को लूटा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उसकी लूट की है इसने, पहला ये रॉब किया। दूसरा, अमेरिकी तकनीकों की प्रतिलिपियां बनाई, मतलब जो अमेरिका की टेक्निक्स थी उनकी एक रेप्लिकेशन, एक कॉपी बनाई है, उन्हीं तकनीक को कॉपी कर लिया। तीसरा, उसके बाद यूएसए की कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से रिप्लेस किया। तो रॉब, रेप्लिकेट और रिप्लेस, कह रही है चीन आज यही कर रहा है, रॉब, रेप्लिकेट एंड रिप्लेस का आरोप लगाया इन्होंने। ओके, याद रखना इसको। फिर उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के प्रति प्रतिबंधों को, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया, और
किन आधारों पे, ऐसे कौन कौन से मुद्दों को आधार बनाया है अमेरिका ने, जिनको आधार बना के चीन पे प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की जो ताइवान के प्रति नीतियां है, जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तिब्बत में जो उसका रोल है, हांगकांग में जो चीन का रोल है, दक्षिणी चीन सागर और व्यापार के जो मुद्दे हैं, इनको आधार बना के उसके खिलाफ प्रतिबंधों को लगाना शुरू किया अमेरिका ने। और चीन की सोशल मीडिया ऐप है जो टिकटॉक और वीचैट, उसको भी प्रतिबंधित किया है अमेरिका ने। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखो, जब ट्रंप साहब आए थे शुरुआत में तो उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे भी मारी थी कि चीन बहुत अच्छा ये है वो है, संबंधों को आपसी रूप से बेहतर करने के खूब प्रयास किए, लेकिन आते आते आप देख चुके हो कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है। अब आईआर का कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें चीन जरूर होता है। चीन का कद वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा हो चुका है, अमेरिका को भी आज डर है कहीं ना कहीं चीन से। ओके, चलते आगे। ये काफी अच्छी खबर है। आज की जो मैक्सिमम खबर है वो आईआर की है स्टूडेंट। वेस्ट एशियन नेशंस यूएस सिग्नल प्रोग्रेस टू रिसॉल्व कतर क्राइसिस। फिर से गया जनरल स्टडीज पेपर 2। आईआर का मुद्दा है ये, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का। उसमें यहां पे इसने जिक्र किया है कतर क्राइसिस, कतर संकट, या जिसको हम कई बार खाड़ी संकट भी बोलते हैं, गल्फ क्राइसिस। इसके समाधान के लिए प्रयासरत है। खुद जो गल्फ कंट्रीज है वो इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं जो कतर का क्राइसिस है, और यूएस ने भी उसके लिए सिग्नल दिया है कि ये मुद्दा जो अगर मीडिएशन के जरिए किसी भी तरह से अगर सोल्व किया जा सकता है तो इसके लिए सारे एफर्ट किए जाने चाहिए। तो ये कतर क्राइसिस है क्या, कतर की लोकेशन क्या है, गल्फ कंट्रीज क्या है, देखते हैं। ये देखो सबसे पहले देखो, ये है गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान। अब ये देखो यहाँ पे जो ये कंट्री है, इसी वाले को थोड़ा सा जूम करके इधर बनाया मैंने। ये देखो ये यूएई है तो यहाँ पे भी यूएई है। ओके, ये सऊदी अरेबिया है तो यहाँ पे एक कंट्री है कतर, ये जिसकी राजधानी है यहाँ पे देख सकते हैं दोहा। तो कतर क्राइसिस क्या है, यहीं पास में ही ये देखो ईरान है, और ये जो जल डमरू मध्य है इसको क्या कौन सा, किस जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, ये आपका होमवर्क है, मैंने कई बार करा चुका हूं। ये होमवर्क है आपका कि इस जल डमरू मध्य को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में भी लिख के आप मुझे बताओगे। तो अब हमने कतर की लोकेशन देख ली, अब मुद्दा देखते हैं। मुद्दा कतर संकट है क्या, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो कतर क्राइसिस, तो कतर और सऊदी अरब, ओमान और कुवैत के साथ मिलकर इस खाड़ी संकट का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। तो ये खाड़ी संकट क्या है, कतर क्राइसिस क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले एक महीने में आईआर के इतने सारे टॉपिक आ चुके हैं ना, मुझे लगता है 50% तो आईआर में आपका ऐसे ही करा चुका हूं। इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस कितने सारे करा दिए, G20 मैंने करा दिया आपको, ब्रिक्स करा दिया, संघाई करा दिया, कितने सारे, आसियान मैंने करा दिया। तो ऑलमोस्ट 50% टॉपिक वो भी करंट से रिलेट करते हुए मैं आपको बता चुका। आरसीईपी मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं खाड़ी संकट है क्या, इसका रेफरेंस क्या है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। तो कतर संकट, कतर और सऊदी अरब और उसके सहयोगी एशियाई पश्चिमी क्षेत्र के बीच राजनीतिक संबंधों के टूटने का एक अभिव्यक्ति है, जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति बढ़ गई है। बेसिकली कतर क्राइसिस क्या है, जो कतर कंट्री जो मैंने आपको दिखाई थी उसी से बाजू में है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के सहयोगी जो एशियाई देश है, उनके आपस में जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो टूट गए थे, उनमें दरार आ गई थी, जिसके चलते इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति बढ़ गई थी। इसी को बोला गया गल्फ क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस या कतर क्राइसिस। अब इस क्राइसिस में हुआ क्या, देखो 4 अरब देश है
अरब कंट्रीज, जिनमें 3 तो खाड़ी देश है, जिनमें एक है सऊदी अरब अमीरात और बहरीन। तो 3 तो ये गल्फ कंट्रीज है, चौथी इनके साथ एक कंट्री मिल गई, इजिप्ट, मिस्र। इन चारों ने मिलकर कतर के साथ 2017 में राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था, और साथ ही क्या किया था, लैंड सी रूट से और हवाई यात्रा मार्गों को भी निलंबित कर दिया था। फिर लीबिया, यमन और मालदीव भी इसके बहिष्कार, मतलब राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गए, यानी कि वो भी जाके किसके साथ शामिल हो गए, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ मिल गए। अब आपके मन में आया होगा कि ऐसा 2017 में कतर ने क्या किया, ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि कतर के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंधों को लगाया गया। चलते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और बता देता हूं मैं कि जो सऊदी अरब है, मिस्र है, बहरीन है और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के शासन को एक 13 सूत्रीय मांग की सूची भी सौंपी थी। उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए और फिर बोला भाई ये 13 मांग है, इनको अगर पूरा कर दोगे तो हम रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात सोचेंगे आप पे। तो इस सूची में क्या कहा गया, इस सूची में कतर के ईरान के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने की बात की गई। कतर को बोला गया कि आपको क्या करना होगा, ईरान के साथ जितने भी आपके व्यापारिक संबंध है इनको तोड़ो, तब हम आपके ऊपर से इस तरह के प्रतिबंध हटाएंगे। तुर्की के साथ जो आपके सैन्य सहयोग है उसको समाप्त करो। दूसरी एक शर्त ये थी, मतलब 13 शर्तें थी ना, 13 मांग थी, उनमें से कुछ को मैं बता रहा हूं। तीसरी मांग थी कि जो एक अल जजीरा जो समाचार पत्र है उस नेटवर्क को बंद करने की बात की। तो इन 13 सूत्री मांगों में से कुछ मांग ये थी। फिर जो क्या हुआ, कतर ने क्या बोला, कतर ने बोला कि जो आप खाड़ी देश द्वारा जो इस तरह की शर्तें, इस तरह की सूची, इस तरह की मांग मुझसे कर रहे हो उसको मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो आपकी ये सारी डिमांड है नॉन नेगोशिएबल है। भाई मैं जिसके चाहूं, ये मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूं। कतर का कहना है कि मैं एक सॉवरेन कंट्री हूं, ईरान के साथ मुझे क्या संबंध रखना है, तुर्की के साथ कैसे संबंध रखने हैं, वो मैं उसका डिसीजन खुद करूंगा, इसमें नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो सिचुएशन टाइट बनी हुई थी। फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये देखो कि कतर संकट की पूरी पृष्ठभूमि है क्या, क्यों क्यों ये हालत हुई। देखो तो कतर पे सऊदी अरब द्वारा क्या आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएस जैसे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का समर्थन करता है कतर। कतर के ऊपर आरोप लगाया इन खाड़ी देशों ने कि आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएस जैसे कट्टरपंथी और आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हो, ये आरोप लगा था इसके ऊपर। फिर देखो क्या हुआ, कतर और उसके पड़ोसी देशों के बीच में तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया। ऑलरेडी मुस्लिम ब्रदरहुड को आप सपोर्ट कर रहे हो, आईएस को सपोर्ट कर रहे हो, जो एक तरह से कट्टरपंथी समूह है। ये तनाव इन देशों के बीच में और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब कतर की राज्य संचालित एक एजेंसी है अल जजीरा। ये अल जजीरा एक एजेंसी है, समाचार एजेंसी कतर की। उसने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कतर के शासक थे अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थनी। इनको इजराइल और ईरान की प्रशंसा करी इन्होंने। मतलब कतर के शासक ने किसकी प्रशंसा की, इजराइल और ईरान की, जो ये दोनों देश और इस क्षेत्र में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है किसके, सऊदी अरब के, विशेषकर ईरान। तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो गई, सऊदी अरब को और परेशानी हुई इस बात से। इस क्षेत्र में कतर की अनन्य और स्वतंत्र विदेश नीति, जिस तरह की विदेश नीति कतर अपना रहा था, उससे सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के लिए एक मुख्य चिंता बनी हुई थी, जिससे यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई। तो ये पूरा मुद्दा था। तो पिछले 4-5 साल से ये हालत बनी हुई है। अब ये देश प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह का कतर क्राइसिस है उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाए। देखो ये जो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं ना मैं, आज आप स्टूडेंट पढ़ के देखना, आज का द हिंदू पढ़ लेना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। पूरी न्यूज में सिर्फ इतना ही बोला गया कि ये सारे देश मिलके उस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। 2017 में कतर पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
तो लेकिन ये पूरी मुद्दा क्या था, उसका बैकग्राउंड, मैं हमेशा से ही मेरा कोशिश ये रहती है कि जो भी मुद्दा हो आपको उसका पूरा एक मोटा मोटा पूरा बैकग्राउंड पता रहे, क्योंकि अगर अब आने वाले 10-15 दिन कतर क्राइसिस आएगा ना, तो आपको याद रहेगा कि कतर क्राइसिस है क्या। अब एक नया मोड इसमें मैंने ये एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि कतर संकट का भारत के ऊपर प्रभाव, भाई जो क्राइसिस चल रहा है उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है। पहला, ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत अपनी ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस के लिए गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भारत का लगभग 50% जो ऊर्जा का इंपोर्ट होता है वो फारस की खाड़ी से ही होके होता है और कतर से होकर आता है, जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस के विश्व के शीर्ष विक्रेता है। तो जो खाड़ी कंट्री है, गल्फ कंट्रीज है, जो ये अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, ये गल्फ, ये फारस की खाड़ी है, यहीं पे सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब देश है यहाँ पे। तो यहीं से होके भारत का 50% जो एनर्जी की सप्लाई है, ऑयल की और नेचुरल गैस की, वो यहीं से आती है। तो अगर इस सिचुएशन में कभी, इस क्षेत्र में कभी भी तनाव की स्थितियां पैदा होती है, तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं है उनके समक्ष एक खतरा पैदा हो जाएगा। तो पहला तो ऊर्जा संकट। दूसरा, राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव भारत के। अब देखो भारत ने क्या किया हुआ है, भारत ने अपने हिसाब से सारे देशों के साथ रिलेशन बनाए हुए। उसने ईरान के साथ, इराक के साथ, कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, ओमान के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ भारत ने अपने संबंधों को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन सपोज करो अगर इसी क्षेत्र के देश आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं, तो इस क्षेत्र में जोखिम भरी क्या होगी, जोखिम भरी और अस्थिर परिस्थितियां पैदा हो जाएगी और भारत को एक दबाव रहेगा कि आप किसके समर्थन में जा रहे हो और किसके विरोध में जा रहे हो। तो इस वैचारिक युद्ध में शामिल किया जा सकता है, जिससे भारत के संतुलित रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो भारत के रणनीतिक संबंधों पे प्रभाव। तीसरा, यहाँ लाइवलीहुड क्राइसिस है, आजीविका का भी संकट है इस क्षेत्र में। जैसे जो कतर है 2022 का फीफा का विश्व कप का मेजबानी करेगा, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का, और उस वर्ल्ड कप के लिए कई भारतीय श्रमिक, विश्व कप से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है कतर के अंदर, और वो भारतीय श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। और बोला जाता है कि लगभग 60,000 भारतीयों की आजीविका को खतरा पैदा हो सकता है अगर यहाँ पे तनाव की स्थिति बढ़ती है। और भारत की एक कंपनी है L&T, उसने भी वहां स्टेडियम बनाने का ठेका जीता हुआ है। तो अगर यहाँ कतर के साथ सिचुएशन टाइट होती है तो लाइवलीहुड पे भी क्या होगा, खतरा पैदा होगा, रणनीतिक संबंध भी खराब हो गए और ऊर्जा संकट भी है। आगे देखो और क्या दिक्कत है यहाँ पे, सुरक्षा संबंधित चिंता है। भाई इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे हमारे 6 मिलियन भारतीय लोग रहते हैं। पूरे पश्चिमी एशिया के अंदर, इन अरब कंट्रीज के अंदर 60 लाख भारतीय लोग रहते हैं। अगर यहाँ कभी भी युद्ध और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो उनकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पैदा हो जाएंगे। और दूसरी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने बोला कतर के अंदर ही 60,000 भारतीय रह रहे हैं, तो वहां से वो पैसा भी तो भेजते हैं, रेमिटेंसेस, प्रेषण जो भेजते हैं, रेमिटेंसेस, वो भी तो क्या होगा, प्रभावित होने की संभावना है। उसके साथ ही पूरी क्षेत्रीय अस्थिरता को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा जो भारत के फेवर में नहीं है। तो हमने जो देखा स्टूडेंट, कतर क्राइसिस क्या है ये देख लिया, कतर क्राइसिस क्या है ये समझ लिया, लोकेशन हमने इसकी देख ली। जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए स्टूडेंट, मैं हमेशा ही बोलता हूं ये आपकी नोटबुक रहेगी, जिसमें आप, नोटबुक कह रहा हूं, यूपीएससी पेपर रहेगी, कॉपी रहेगी। यहीं पे आप छोटे छोटे मैप बनाने की प्रैक्टिस आप करें, लगातार प्रैक्टिस करें। देखो आईआर का जो आपका टॉपिक होंगे या क्वेश्चन होंगे, आईआर होगा, ज्योग्राफी होगा, जिस बच्चे की मैप ड्रॉ करने की, मैप याद रखना, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, और जो छोटे छोटे रीजनल मैप ड्रॉ करने की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर से बता देता हूं, जो भी छोटे छोटे रीजन के आप मैप ड्रॉ करने, सपोज करो अभी खाड़ी देशों के ही मैप आपको ड्रॉ करने थे,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इस तरह के छोटे छोटे मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ये इस तरह से आप दिखा देना है कि ये अफ्रीका है, ये रेड सी है, ये फारस की खाड़ी है। यहाँ पे 2-3 कंट्रीज के नाम दिखा देने हैं आपको कि ये कंट्रीज है, और लिख देना मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के देश। कभी वर्ल्ड मैप बनाने के लिए अगर आ गया तो जब भी वर्ल्ड मैप बनाओगे याद रखना ये आपकी कॉपी रहेगी यूपीएससी की, जहां आप लिखोगे वर्ल्ड मैप जब भी बनाओगे उसको कंप्लीट एरिया को आपको यूज करना है। जैसे इतना आपकी कॉपी है, इस एरिया में आपने वर्ल्ड मैप बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि आप वर्ल्ड मैप बना सके, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। इस तरह से वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। काफी छोटा है मेरे लिए तो अभी ये देखो, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए वर्ल्ड मैप को बनाने की। जब भी इंडिया का मैप बनाना होगा वो भी आपको यही साइड में छोटे से, तो छोटे छोटे मैप बनाने की प्रैक्टिस करना। पता लगा अभी A4 साइज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में तो भैया पूरा पेज नहीं मिलने वाला आपको। वहां पे छोटे से इतने हिस्से में ही इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करनी है आपको। ओके, इसी तरह से आप छोटे छोटे मैप बनाने की कोशिश करेंगे। काफी आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है, आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको अभी साथ के साथ कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें वरना इकट्ठी होती जाएगी, आप सोचोगे अभी नहीं, अभी पढ़ लेता हूं बाद में करूंगा, तब दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये कतर क्राइसिस समझ लिया हमने बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, काफी अच्छी खबर है ये। आज देखो वर्ल्ड सॉइल डे है। हर साल 5 दिसंबर के दिन, 5 दिसंबर के दिन वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है स्टूडेंट, विश्व मृदा दिवस। तो आज 5 दिसंबर है तो विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। इस साल का जो थीम है वो है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो पहले देखेंगे जाएगा कहां, ये जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी में, जनरल स्टडीज पेपर 3 ये एग्रीकल्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखो जब भी मैं ज्योग्राफी, जीएस वाली ज्योग्राफी मेंस की, देखो ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे जनरल स्टडीज की, जीएस की पढ़ेंगे, तो जीएस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं लगातार, मेरा एक्सपीरियंस भी है और लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं रेगुलर देखता ही रहता हूं। जो प्रीलिम्स के लिए आप ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट, और जो मेंस में ज्योग्राफी आ रही है, बहुत फर्क है। तो आप ये मत सोचना कि आपकी प्रीलिम्स वाली ज्योग्राफी तैयार हो गई तो मेंस की ज्योग्राफी भी तैयार हो गई। मेरी एक सलाह है, आप लोगों ने जिन्होंने भी ज्योग्राफी पढ़ रखी है उनको मैं एक सलाह दे रहा हूं, एक सलाह, एक कि आप एक काम करना, 2018 और 2019 और 17 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना मेंस वाले, और फिर ये देखना जब मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में, उसमें से जो आप एनसीईआरटी बेस्ड जो आप ज्योग्राफी आपने तैयार करी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्योग्राफी तैयार की, उससे केवल आपका 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा मेंस का। मेंस का सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व होने वाला है। हमें मेंस के लिए ज्योग्राफी की अप्रोच मेंस पेपर के लिए बिल्कुल अलग है, उसको अलग तरीके से देखना, समझना और पढ़ाना होगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, प्रीलिम्स का ज्योग्राफी अलग है और मेंस का ज्योग्राफी थोड़ा अलग। मेंस वाला एक लेवल ऊपर जाके है, एक लेवल ऊपर जाके। याद रखना, मेंस जो आपका रहेगा ना स्टूडेंट, वो किताबों के दायरे से, किताब आधार जरूर है लेकिन किताबों के दायरे से बाहर निकल चुका है। बहुत ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत है। आप लगातार मेरे साथ रहे, मैं आपको अश्योर करता हूं कि लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कोई सा भी पेपर आप उठाएंगे ना, आप धीरे धीरे 5, 6, 7 महीने में उस लेवल पे पहुंच जाने वाले हैं जहां आपको सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेगी। बस लेकिन साथ रहना, लगातार साथ बने रहना, फिर देखना आपके अंदर इतने यूनिक चेंजेस आएंगे ना। आपको आज से 6 महीने बाद, आज की डेट नोट कर लेना, 6 महीने मेरे साथ मेहनत करो, 6 महीने बाद अपने आप को इवेलुएट करना, आपको खुद फील हो जाएगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। तो बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। ये क्या है देखो, और सॉइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखो। नेक्स्ट
अभी तो हमें बहुत सारे जो चैलेंजेस क्या लग रहे हैं ना स्टूडेंट, निर्वनीकरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक आने वाला एक बहुत बड़ा मेजर जो थ्रेट है ना पूरी अर्थ के लिए सॉइल है। सॉइल एक नया जो थ्रेट है, अगर आज आपने सॉइल को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल एक नई समस्या के रूप में आपके सामने मृदा, आपके सामने एक नई समस्या बन के आने वाली है। ये मैं आज ही बोल रहा हूं। आज से 2 साल बाद के जब यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होंगे ना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ 2, 3, 4 साल बाद, वहां एक नए मुद्दे के रूप में सॉइल एक नया मुद्दा होगा एनवायरमेंट और इकोलॉजी में। ये मैं आज ही बोल रहा हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल वाला। देखते हैं क्या है। तो वर्ल्ड सॉइल डे है 2020। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार का थीम है। साल 2020 के वर्ल्ड सॉइल डे का थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो हर साल 5 दिसंबर के दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, उसके द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, जिसका जो मुख्य फोकस क्या होता है, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना और मृदा संसाधनों का सतत प्रबंधन। ये देखो, तो मृदा एक जीवित संसाधन है, ये देखो, जिसमें पृथ्वी की 25% से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और आपकी फूड सिक्योरिटी की है। अगर वास्तव में फूड सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए आपको मृदा को प्रोटेक्ट करना होगा। तो वर्ष वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब होने का अनुमान है, जिसके लिए हमें 60% अधिक भोजन को उत्पादित करना होगा। यानी कि आज जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज मिट्टी से जितना प्रोडक्शन हो रहा है, आज से 30 साल बाद हमें 60% और ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तब जाके हम अपनी 9 अरब की जनसंख्या जो पूरी दुनिया की हो जाएगी, उसको हम उसकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। लेकिन अगर आज ही आपने उस सॉइल को डिग्रेड कर दिया, उसको पॉल्यूट कर दिया, उसकी जो क्षमता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको खराब कर दिया, तो ये मान के चलो आने वाली इस 9 अरब का पूरा तो पोषण कैसे करोगे? ये 60% तो एक्स्ट्रा हो ही नहीं पाएगी। इवन अभी जितनी पॉपुलेशन है ना, उसको भी आप क्वालिटी फूड नहीं दे पाओगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहां पे कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। वैश्विक स्तर पे खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है और मृदा की गुणवत्ता को निरंतर जो है वो क्षरण होती है। मतलब फूड प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, फूड प्रोडक्शन लगातार ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन सॉइल डिग्रेड होती जा रही है, सॉइल डिग्रेड होती जा रही है। ये एक समस्या है। दूसरा, उल्लेखनीय है कि जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र, जो पूरा पारितंत्र है जो काम करता है इकोसिस्टम, उसके फंक्शन के लिए जो मृदा क्या प्रोवाइड कराती है, जैव विविधता और मृदा ऑर्गेनिक कार्बन अत्यधिक जरूरी है। मतलब पूरा जो इकोसिस्टम आपका काम करता है, अपना फंक्शन करता है, उसकी क्रियाविधि के लिए मृदा की जैव विविधता और मृदा ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो अत्यधिक जरूरी है, जो मृदा की खाद्यान्न उत्पादकता और जल भंडारण के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी है। ये मृदा का रोल है। देखो, अब ये मृदा सॉइल डिग्रेड हो कैसे रही है? एक तो मृदा का अपरदन हो रहा है, उसके अंदर लवणीकरण की समस्या बढ़ रही है, उसके अंदर मृदा अम्लीयता की समस्या बढ़ रही है, रासायनिक और अन्य तरह के जो संदूषण हो रहा है, उसका कंटेमिनेशन हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रही है। ये प्रमुख कारण है। इनमें से हर एक को आप जब अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक कर रहे होंगे, इन सबको डिटेल में आपको लिखना है कि मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण या तरीके से होता है, लवणीकरण की समस्या क्या है, अम्लीकरण की समस्या क्या है, और जो केमिकल या अन्य प्रकार के पोल्यूटेंट्स या कंटेमिनेशन कैसे हो रहा है। ये आपका होमवर्क है इसमें। अब ये अगर मृदा निम्नीकरण होता है, सॉइल अगर डिग्रेड होती है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता घट जाएगी। जल चक्र में बाधा, देखो बहुत सारे, अगर आपने एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे, वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल है, बहुत सारे पोषण चक्र है, न्यूट्रिशन साइकिल है,
उन सभी साइकिल में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो बाधा हो जाएगी। जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस को मृदा ने होल्ड किया हुआ है, अगर वो डिग्रेड होती है तो वापस में किसमें चली जाएगी, वो एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल फिर से बढ़ जाएगा और आपके न्यूट्रिशन जो साइकिल है वो प्रभावित होने लगेगी। तो ये सारे दुष्परिणाम हैं। उससे पहले मैंने कारण बताए थे, उससे पहले मैंने मृदा के बारे में थोड़ा फैक्ट बताया था। अब देखो, एक ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं तो जरूर कर देना। देखो कितना यूनिक डायग्राम है। इसमें बोला है कि हमारी जो लैंड हेल्थ है, मृदा का जो स्वास्थ्य है, बायोडाइवर्स सॉइल है और लैंडस्केप है। इसमें अगर ये तो मैंने दिखाया इनपुट, ये सारी चीजें अगर हम डालते हैं तो इसका ये मैंने दिखाया, ये तो है इनपुट और ये मैंने दिखाया ग्रीन वाला आउटपुट। कृषि मृदा के अंदर हमें क्या क्या इनपुट करने होंगे, क्या क्या चीजों का निवेश करना होगा और उससे हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे, ये आउटपुट है। देखो एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो हमें ऐसी सार्वजनिक नीतियां बनानी होगी जो मृदा का संरक्षण करने के लिए अपनाई जाए, तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी, पहली बात। दूसरा, आपको ऐसी जैव विविधता के अनुरूप आपको आपूर्ति श्रृंखलाएं बनानी होगी। मतलब ऐसी आपको एक सप्लाई चेन बनानी है जिससे कि मृदा की जैव विविधता बनी रहे। तीसरा, अब इन सारे काम के लिए पैसा चाहिएगा, पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, तो रेस्पॉन्सिबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये वो यूनिक पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको नहीं मिलने वाले कहीं। इस मैप को, इस डायग्राम को ऐसा का ऐसा ही बना लेना अपनी कॉपी में। ये, और अगर यूपीएससी की कॉपी भी आती है आपके पास, ये यूपीएससी की कॉपी आती है मेंस के टाइम पे, तो एक छोटा सा डायग्राम ये बनाया जा सकता है जिसमें आप इस तरह से करके बता सकते हो। ये आपके आउटपुट है, ये आपके इनपुट है। यहां लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बनाओ, क्या दिक्कत है। फिर देखो और क्या हमें इनपुट करना होगा, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस। हमें ऐसी अप्रोचेस को यूज करना है। एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है भैया, किसी जगह की मिट्टी तो है वो गन्ने की खेती के लिए, या मिट्टी तो है वो ये मान के चलो चावल की खेती, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है, या बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है, उगा कुछ और रहे हो आप। तो हर जगह का पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, कौन इसको निम्नीकृत होने से रोकेगी, ऐसी कौन सी फसलें उगाई जाए, ऐसा क्या, किस तरह की खेती की जाए जो इसको सॉइल की हेल्थ को बनाए रखे। तो ऐसी एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच अपनानी होगी। उसके बाद हमें सस्टेनेबल गवर्नेंस एंड प्लानिंग, कृषि को लेके एक ऐसी प्लानिंग करनी होगी, ऐसी नीतियां बनानी होगी जो सस्टेनेबल हो। तो अगर ये सारी आप इनपुट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो मानव की खुशहाली में वृद्धि होगी। पहला, इससे क्या होगा, जो कृषि होगी वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अरे आज आपने केमिकल्स डाल के, आज आपने 10 साल 20 साल तक आप उससे प्रोडक्शन ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, कृषि घाटे का सौदा बन जाएगी, वो बंजर हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, कितना ही कुछ डाल लेना वो उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म। तो अगर आज हम ये सारे इनपुट डालते हैं तो कल कृषि एक प्रॉफिटेबल सौदा रहेगी और ये फार्मिंग ही हमारी रेजिलियंट होगी, हेल्दी डाइट्स मिलेगी। अभी मैंने कई बार बताया हुआ है, इतना ज्यादा केमिकल आप यूज कर रहे हो, आप नहीं कंज्यूम कर सकते, उन फलों को नहीं खा सकते, उन सब्जियों को नहीं खा सकते। आपके बहुत सारे त्योहार, आपके बहुत सारे तीज त्योहार किस पे डिपेंड है, कृषि के ऊपर है। तो आपकी हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स और आपके कल्चर को अगर आपको बनाए रखना है, आप देखो ना, भारत तो एक कृषि प्रधान देश रहा है, हमारे बहुत सारे तीज और त्योहार कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आज हम ये निवेश करते हैं तो कल क्या होगा, हमें हेल्दी डाइट्स मिलेगी, हेल्दी फूड मिलेगा और अच्छा हमारा कल्चर भी बना रहेगा। इसके सामाजिक लाभ क्या होंगे, अगर आज सोयल को आप प्रोटेक्ट करते हो तो सामाजिक लाभ क्या होंगे, आर्थिक सुरक्षा होगी आपको। भाई कितने परसेंट, आपकी टोटल जनसंख्या का 60% से ज्यादा हिस्सा किस में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में तो इन्वॉल्व है वो आपका।
और अभी भी कोविड-19 पेंडेमिक में जब सर्विस सेक्टर, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, तो आपके देश का एकमात्र ऐसा इकोनॉमी का सेक्टर है जो पॉजिटिव, जिसकी ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर ही है। और वो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है? मृदा पे। तो आर्थिक सुरक्षा, ये देखो। दूसरा, क्लाइमेट, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। मृदा से क्लाइमेट चेंज को रोका जाएगा। फूड सिक्योरिटी आपको कहां से मिलेगी? मृदा से। और जो वाटर सिक्योरिटी है वो भी कहां से मिलेगी? मृदा से। उसके बाद सोशल जस्टिस। अगर आप सामाजिक न्याय करना चाहते हो, देश और समाज के पिछड़े वर्ग को जो विकास की उस दौड़ में पिछड़ गए हैं, या जो वंचित वर्ग है, उनके साथ अगर न्याय करना है, उस न्याय के लिए भी आपको सोइल में इन्वेस्ट, उसमें इनपुट करना होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये वो डायमेंशन है जो सोचने को नहीं आते दिमाग में। सामान्य सी चीजें लिख के आओगे, ये क्या करेगी? जो मृदाएं है, मिट्टी को जो क्या करते हैं, जो मृदाएं है उसका ये रोल है, प्रोडक्शन देगी। ओके, खाद्य सुरक्षा, यहीं पे घूमता रहेगा आपका सारा का सारा आंसर्स। हमें ये नए डायमेंशन जोड़ने हैं। ये सोशल बेनिफिट है, मृदा का सोशल बेनिफिट, ये ह्यूमन वेलबींग को बढ़ावा देगी। तभी तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसके अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, वहां से कनेक्ट करके पढ़ना इन सारी चीजों को। एक बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने कोशिश की है यहाँ को मृदा वाले मुद्दे के कुछ डायमेंशंस ओपन करने के। ये मैप ड्रॉ कर लेना हर वक्त। इसके ये चारों पांचों जो पॉइंट है, 4-5 पॉइंट इस साइड के और 5 पॉइंट ये वाले, 5 पॉइंट्स तो आपके इनपुट वाले हैं, 5 पॉइंट्स ही है आपके आउटपुट वाले। इनको अच्छे से तैयार रखना। डन, आगे चलते हैं। चलते चलते यह भी जाने, देखो जानते हैं क्या है। देखो, चाइना ने, बोला जा रहा है कि उसने एक आर्टिफिशियल सन, मतलब एक कृत्रिम रूप से सूरज को ही डेवलप कर लिया है। ये देखो, दरअसल क्या है, पूरी खबर में बता देता हूं कि जो चाइना ने सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे आधारित एक रिएक्टर को सक्सेसफुली उसको बिल्टअप कर लिया उसने। ओके, तो इसी को बोला जा रहा है आर्टिफिशियल सन। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए वन लाइनर में कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण किया है, तो ये मान के चलो कि ये चाइना के लिए यूज किया जा रहा है इसको। तो जो इस रिएक्टर का नाम है HL2M टोकामेक रिएक्टर है। ये चाइना का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। देखो, दो तरह की, जब भी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात आती है, दो तरह की होती है, दो प्रक्रियाएं आती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। उम्मीद कर रहा हूं ये आप जानते होंगे, बेसिक आपने साइंस पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, नाभिकीय संलयन। तो जो आर्टिफिशियल, जो इसका सन है, वो नाभिकीय संलयन पे आधारित, इस प्रक्रिया पे आधारित ये रिएक्टर है। नाम है इसका, फिर से लिख देता हूं, HL2M टोकामेक रिएक्टर। टोकामेक रिएक्टर, इसी को ही आर्टिफिशियल सन बोला जा रहा है, चीन का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, और जो अर्बन कोऑपरेटिव्स जो बैंक्स है, इनके ऊपर अपनी निगरानी को थोड़ा ज्यादा मजबूत कर दिया है, पर्यवेक्षण को थोड़ा टाइट कर दिया है। दरअसल जिस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिस तरह के एनपीए के क्राइसिस आ रहे हैं, और जिस तरह से एनबीएफसीज का भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई क्या कह रहा है कि इन पे अपनी निगरानी को वो और ज्यादा सख्त बना रहा है, और ज्यादा पैनी नजर इन पे बनाए रखा हुआ है। यहां पे मैं आपको पढ़ देता हूं, ये देखो, यहां पे सिर्फ ये 2 पैराग्राफ है जो पढ़ने वाले, समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा है। आरबीआई ने फ्राइडे के दिन बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटेड नॉर्म्स फॉर लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई का कहना है कि वह जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट नॉर्म्स को लेके आना चाहता है। इनके लिए एनबीएफसी, जो बड़ी एनबीएफसीज है और जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है,
उनके ऑडिटिंग के लिए, मतलब उन पे आंतरिक निगरानी को बढ़ावा देने के लिए वो इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स लेके आ रहा है। इंटरनल ऑडिट नॉर्म्स। भाई दरअसल अभी तो क्या होता है, कोई बड़ा घपला घोटाला स्कैम होने के बाद पता चल रहा है आरबीआई को कि भी ये हो गया, उस बैंक में ये घोटाला हो गया, उस एनबीएफसी में ये हो गया। तो आरबीआई क्या कह रहा है, अब इन पे निगरानी बनाए रखने के लिए इनके ऑडिट के आंतरिक ऑडिट नॉर्म्स को लेके आने वाला है, जिससे कि क्या होगा, किस लिए लेके आ रहा है वो, ताकि इन बैंकों का, इन एनबीएफसीज का गवर्नेंस इंप्रूव हो, और जो इनको क्या है, एश्योरेंस फंक्शंस एट सुपरवाइज एंटिटीज। और एक तो क्या हो, इनके ऊपर एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर में आज, जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है गवर्नेंस। इनका जो गवर्नेंस है बहुत पुअर लेवल का हो रहा है, यही मेन प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक तो गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा और आंतरिक ऑडिट नॉर्म्स को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई अपने जो ओवरसाइट को है इनके ऊपर थोड़ा सख्त करेगा, थोड़ी पैनी नजर रखेगा। नेक्स्ट देखो, ये काफी डिफरेंट सा टॉपिक है। लैब ग्रोन मीट, मतलब प्रयोगशाला में मीट का उत्पादन होगा। दुनिया में सिंगापुर ऐसा पहला देश है, और वहां की जो सिंगापुर फूड एजेंसी है उसने लैब ग्रोन, लैब में उत्पादित मीट को क्लियरेंस प्रदान कर दी, जो दुनिया भर में मीट के एक अल्टरनेटिव के रूप में उभर के सामने आएगा। देखो, आप में से जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे, वेजिटेरियन वालों के तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, नॉन वेजिटेरियन आप जिस भी मीट शॉप्स पे जाते हो, अपना आप मीट लेके आते हो, घर पे बनाते हो, खा लेते हो, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जो लाइव, जो आपके सामने उन शॉप्स पे जाते हो, वहीं पे आपने अपने सामने मीट को लिया, घर पे लाया, बना लिया, खा लिया। अब दरअसल दुनिया भर में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि जो मीट के कंजप्शन से बहुत सारे एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। जैसे अभी देखो, कोविड-19 को लेके उसको मीट कंजप्शन से जोड़ा गया कि वहां की, चाइना की वुहान मार्केट से निकल के आया वो, और भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनको मीट के साथ जोड़ के देखा जाता है। तब उस मीट को और भी ज्यादा सेफ करने के लिए, उसके कंजप्शन को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए, ह्यूमन जो बॉडी और हेल्थ के हिसाब से उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, सिंगापुर या दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लेबोरेटरी के अंदर ही मीट के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। यानी कि अब कुछ नहीं करना, बाजार से कुछ नहीं लेके आओगे, लेबोरेटरीज के अंदर मीट बनेगा, उसके अंदर वही न्यूट्रिएंट क्वालिटी होगी, उसके अंदर वही सारे पैरामीटर होंगे, इनफैक्ट वो और भी ज्यादा सेफ होगा खाने के लिए। तो सिंगापुर यही है कि जो लैब ग्रोन मीट, लैब में उत्पादित किया गया जो मीट है, उसको सिंगापुर में अनुमति दे दी गई कि लोग बाग उसका कंजप्शन शुरू कर सकते हैं। तो यही लिखा है, देखो, द सिंगापुर फूड एजेंसी, जिसको SFA बोला गया, उसने इसी हफ्ते अप्रूव कर दिया है इसको, लैब में उत्पादित होने वाले मीट की बिक्री को। दिस इज द फर्स्ट टाइम कल्चर्ड मीट हैज बीन क्लियर्ड फॉर सेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में ऐसा पहला देश है, ये पहला ऐसा अप्रूवल है जिसमें लैब में उत्पादित होने वाले मीट के कंजप्शन की परमिशन और उसके सेल की परमिशन दे दी गई है। ये बात है। यहां पे इन्होंने जो कुछ इसके फेवर में जो बात बताई गई है कि मीट, लैब ग्रोन मीट के फायदे क्या होंगे। देखो, एक फायदा तो मैंने ये बता दिया, ऑलरेडी इसमें बोला गया कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनको जूनोटिक्स बोलते हैं, जो पशुओं या मीट के कंजप्शन से वो पैदा हो सकती है। बहुत सारे, जैसे आप देखते हो ना, बर्ड फ्लू आ गया भाई, चिकन को खाने से, तो एक काम करो, चिकन को सल्टाओ, जितने हैं, अभी जापान में भी आपने देखा होगा कितने मारे गए। तो इस तरह के जो बहुत सारी बीमारी है उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो लैब में प्रोड्यूस होगा, किसी भी तरह के संक्रमण से उसके ग्रसित होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा क्या बोला जा रहा है, बहुत सारी स्टडीज में बोला गया कि अगर लैब में उत्पादित मीट का कंजप्शन किया जाता है, तो एक तो देखो, आप कोई सा भी हो, कोई सा भी मीट हो, वो कहीं ना कहीं फूड के लिए वो सारे जीव जंतु किस पे डिपेंड है, लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर डिपेंड है। तो इससे कह रहे, एक तो जो लैंड यूज है वो कम हो जाएगा,
लगभग 95% भूमि की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि वो लैब में ही तैयार किया जा रहा है, उसके लिए अलग से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा, जो इस मीट इंडस्ट्री से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और ये भी क्लाइमेट चेंज का एक रीजन है, तो ये कह रहे हैं उससे जो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस है उसका 70 से 80% तक का एमिशन कम हो जाएगा। और उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स पोल्यूशन है वो वाला पोल्यूशन भी 90% तक कम हो जाएगा। तो ये सारे उसके कुछ बेनिफिट्स दिखाई जा रहे हैं। अब दुनिया में एक अलग तरह की दौड़ चलेगी। अमेरिका, यूरोप के जो बहुत सारे बाजार है, देश है, वो लैब ग्रोन मीट का एक नया कल्चर आ जाएगा। तो ये सारी बात है। अभी तो सिर्फ इतना ही समझना है कि जो लैब ग्रोन जो मीट है उसकी परमिशन देने वाला दुनिया का प्रथम जो देश है वो बना है सिंगापुर। डन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेरी स्पेशल क्लासेस है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे केस स्टडीज के ऊपर फ्री क्लासेस है। केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैंने 6 लेक्चर है मेरे, लेक्चर 6 है, 6 5 4 3 2 1, ये 6 लेक्चर अवेलेबल है। इनमें देख सकते हैं आप 12 से 13 केस स्टडी मैंने खुद ही आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व की है। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है पूरी अप्रोच दी है। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। 1 दिसंबर से नया बदलाव ये हो गया स्टूडेंट कि आप में से जो भी कोई बच्चा अनअकैडमी पे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करता है, तो अगर आप फ्री क्लासेस भी देख रहे हो तो आपको जिस टीचर की क्लासेस देख रहे हो उसका कोड यूज करना होता है आपको। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं लगाना, आपको स्पेशल क्लासेस के लिए बिल्कुल फ्री है। बस जहां भी आपसे कोड मांगा जाएगा वो नवीन1 कोड यूज करना है, बस आपको ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या फायदा होगा आपको, केवल 6 क्लासेस में आपके 120 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये जीएस पेपर 4 है हमारा मेंस का। इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक में तो थ्योरी पार्ट होता है और सेकंड होता है केस स्टडीज। ये केस स्टडीज होती है 120 मार्क्स की और थ्योरी होती है 130 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स इन 6 क्लासेस के अंदर कंप्लीट आपकी 120 मार्क्स की केस स्टडी हो जाएगी। पूरी अच्छे से तैयार हो जाओगे, आप समझ पाओगे केस स्टडीज होती क्या है, हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए उसको सॉल्व करने की। तो बस क्या करना है, ध्यान रखना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और नवीन तंवर सर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ ही आप लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट लेक्चर है, 14 क्लासेस है जिसमें आपकी इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट कराई गई है, वो आप देख सकते हैं, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग। डन। जो मेरे आने वाले कोर्सेज है वो आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति, अवसंरचना, ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे और ज्योग्राफी। जीएस भी आपके सामने बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। एसे राइटिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द मेरा सेशन आ रहा है, तो परसों यानी कि 7 दिसंबर से एसे राइटिंग के ऊपर सेशन है। ये एक ऐसी क्लास है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई पैसा नहीं लगाना आपको। आइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐसी क्लास जिसका आप सभी को इंतजार है, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके अगर इंटरव्यू की आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, मेरे साथ फॉर्मेटिंग करना अगर सीख गए, आप ये सीख गए कि इंटरव्यू की डिमांड क्या है, इंटरव्यू कह रहा हूं एसए की डिमांड क्या है, तो बहुत ही आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्लासेस। तो ये 6 दिनों के अंदर मैं आपकी 250 मार्क्स की क्लासेस तैयार करा दूंगा। देखो स्टूडेंट, मैं पहले से ही बोलता आया हूं, मेरे साथ अगर आप जुड़ते रहे, मेरे साथ लगातार रहे, जीएस के 4 पेपर है, जीएस पेपर 1 2 3 4, इन चारों पेपर में से जीएस पेपर 4 कंप्लीट में कराता हूं। जीएस पेपर फर्स्ट में से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में नहीं कराता, उसके बाद जीएस पेपर 1 कंप्लीट कराता हूं। जीएस पेपर 2 में आप देख चुके होंगे मैक्सिमम करंट ओरिएंटेड है, ये हमारा पॉलिटी के इश्यूज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यू आते हैं, जुडिशियरी के इश्यूज आते हैं, गवर्नेंस के इश्यू आते हैं, आईआर के मुद्दे आते हैं, वो सारे के सारे जीएस पेपर 2 में है, जो मैं करंट अफेयर के थ्रू ऑलरेडी कर ही रहा हूं। और उसमें से भी बहुत सारे सेगमेंट बाहर निकालूंगा, जैसे आईआर का भी एकदम से करा दिया मैंने, आपका पूरा बेसिक्स के साथ हो जाएगा, वो आपका पूरा गवर्नेंस हो जाएगा, पूरे साल भर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके सारे डिसीजंस हो जाएंगे, कौन कौन से नए एक्ट बिल्स आए हैं, कौन से नई पॉलिसीज आई है, वो सारी मैं कराऊंगा आपको। तो ऑलमोस्ट सेकंड पेपर भी मेरे साथ ही कंप्लीट होगा।
थर्ड पेपर में मैंने आपको बताया इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक मैं ही आपको कराने वाला हूं। तो ये थर्ड पेपर भी, तो ऑलमोस्ट जीएस के 4 पेपर है 1000 नंबर के, 800 से ज्यादा तो मैं ही कराऊंगा यहाँ पे। 250 नंबर का ऐसे है वो भी मैं आपको करा रहा हूं, यानी कि टोटल 1250 नंबर में से 1050 नंबर तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ही तैयार करने वाले हो। समझ में आ रहा है ना आपको? 1250 में से 1050 मार्क्स की तैयारी आपकी मेरे साथ ही होगी। करना क्या है, लगातार बस मेरे साथ बने रहना है। कुछ क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होगी, कुछ हमारी स्पेशल क्लासेस होगी, कुछ हमारी पेड क्लासेस होगी। तो जहां जैसी होती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। अभी तक 120 मार्क्स का हम केस स्टडी कर चुके हैं और 250 मार्क्स का हमारा एस्से भी हो जाएगा। और एथिक्स की फर्स्ट 5 यूनिट्स है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। तो अभी तक ये मान के चलना आपके 400 से 450 नंबर का टॉपिक तो मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर करता जा रहा हूं। आने वाले टाइम में इनको और रिफाइन लेवल पे नए नए मुद्दे जो भी आते रहेंगे मैं कराता रहूंगा। तो करना क्या है, सिर्फ बस ध्यान रखना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, नवीन तंवर सर को फॉलो करना है और मेरी क्लासेस को देखते रहना है। उसके साथ ही जो एस्से वाला सेशन है ये आप देख सकते हैं, 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, फिर 10, 11 और 12, ये 6 क्लासेस है आपकी एस्से के ऊपर। ये कंप्लीट एस्से हो जाएगा हमारा। अब आते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज पे। ये देखो, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर में होने वाले नौसैनिक पैसेज अभ्यास जिसका नाम है पास एक्सरसाइज का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया? ऑस्ट्रेलिया जापान, यूएसए इजराइल, भारत रूस, भारत यूएसए। बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या है? इन देशों के बीच में पासेक्स का आयोजन हुआ है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और रूस। नेक्स्ट चलते हैं, ये आज की पीआईबी की खबर थी। सेकंड है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? खाद्य और कृषि संगठन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, आईयूसीएन और नन ऑफ द अबव। बताइए। वर्ल्ड सॉइल डे कौन सी बॉडी उसको हर साल मनाती है? ऑलरेडी मैंने आज आपको जब सॉइल वाला टॉपिक कराया था मैंने हिंट भी दिया था, नाम भी बताया था। कौन सा संस्था बनाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। इसके द्वारा मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर के दिन। ओके, याद है ना, मैंने बताया था ये इनपुट डालो और ये आउटपुट आ जाएंगे अगर आपने सॉइल के अंदर ये इनपुट डाले हैं। तो ये डायग्राम भी याद रखना आपको। 1 2 3 पॉइंट बताए थे, फिर 1 2 3 यहां पे इस तरह से पॉइंट करके बताए थे। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन रीजनल फिशिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएफएमओ भारत की क्षेत्रीय संस्था है जो मत्स्य निर्यात को प्रबंधित करती है। सेकंड, विश्व स्तर पे मत्स्य प्रबंधन के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मुख्य संस्था है। बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? सही जवाब देना है स्टूडेंट आपको। सोच समझ लो थोड़ा, 1 मिनट। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि ये भारत की क्षेत्रीय संस्था नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मत्स्य निर्यात को प्रबंधित करती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग और संरक्षण समझौता किया गया, जिसके अनुसार यह समझौता दोनों देशों के बीच यह समझौता अगले 20 सालों के लिए किया गया। भारत में बौद्धिक संपदा संरक्षण संबंधित मामलों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग देखता है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह समझौता पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए किया गया। बताइए क्या सही उत्तर होगा? क्या सही उत्तर है इसका बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये देखिए, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो देखो, भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संरक्षण के लिए जो काम करता है ना, ये करता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी करता है। आपका बस होमवर्क ये है, ये आपको करना है कि किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, किस मंत्रालय के अधीन है ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि ये 20 वर्षों के लिए नहीं, ये 10 वर्षों के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से CLMV देश कौन से है, ये आपको बताना है। लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। बताइए A, B, C या D, कौन से देश है CLMV? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखो मैं नाम से ही बता देता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे CLMV से क्या मतलब है। C से कंबोडिया, कहाँ है कंबोडिया ये देखिए। L से लाओस, ये लाओस हो गया। M से म्यांमार हुआ और V से हुआ वियतनाम। तो 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6, ये देखो ये सही उत्तर है। तो अगर CLMV देश आ जाए तो याद रखना ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित 3RF फ्रेमवर्क क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनपीए की रिकवरी हेतु नया फ्रेमवर्क है। बेरूत को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होने हेतु वाला जो फ्रेमवर्क है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या है ये 3RF? 3RF फ्रेमवर्क क्या है? और ये है ऑप्शन बी, बेरूत को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम रखा गया है 3R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरेसीबो टेलीस्कोप चर्चा में रहा। ये प्योर्टो रिको में स्थापित दुनिया का दूसरा बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। वर्तमान में इसका स्वामित्व यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के पास है। तीसरा, यह टेलीस्कोप इसके द्वारा बाह्य ग्रह, दूरस्थ आकाश गंगाओं में प्रीबायोटिक अणुओं एवं पहले मिलीसेकंड पल्सर की खोज की गई। बताइए अरेसीबो टेलीस्कोप का संबंध किससे है? अरेसीबो टेलीस्कोप, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। प्योर्टो रिको अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये कैरेबियन सी में है, कैरेबियन सागर में है ये प्योर्टो रिको। कुछ दिनों पहले मैंने इसकी लोकेशन भी कराई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित शब्द डीएम क्या है? DIEM, फेसबुक द्वारा समर्थित क्रिप्टो करेंसी, कोविड-19 के लिए जर्मनी द्वारा बनाई गई नई वैक्सीन, नासा द्वारा बनाया गया एक सुदूर संवेदी उपकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है डीएम?
10 सेकंड का समय है आपके पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये फेसबुक द्वारा समर्थित एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम अपने टॉपिक ऑफ द डे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है unacademy_नवीन तंवर। इस पे ये देखो, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। मुद्दा कहां जाएगा? देखो, ये मुद्दा जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 2, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है जनरल स्टडीज पेपर 2 में। ओके, मुद्दा ये हेल्थ का भी है, ये हेल्थ का भी इश्यू है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी इसको कंसीडर करना। मुद्दा क्या है? अब मुद्दा समझने की कोशिश करो। 19 नवंबर के दिन, 19 नवंबर 2020, केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनको कुछ सर्जरी के लिए, मतलब सर्जरी, चिकित्सा, सर्जरी मतलब क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा, सर्जरी के लिए इनको ट्रेंड किया जाए, इनको परमिशन दी जाए। ये नोटिफिकेशन आया। उसको थोड़ा क्लैरिटी लेके आई कि क्या आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया 19 नवंबर 2020 को। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, उसके कुछ ही दिनों बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया कि जो सर्जरी के लिए आपने आयुर्वेद को परमिशन दी, उसका, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को उसका विरोध होना शुरू हो गया। पिछले 4-5 दिनों से लगातार विरोध में, मतलब समाचारों में आलोचना हो रही है इस नोटिफिकेशन की। आज के इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, क्या आयुर्वेद के अंदर सर्जरी अलाउ है या नहीं, क्या कहते हैं हमारे जो पूरा मेडिकल साइंस इस बारे में, और आईएमए को इससे प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि आईएमए ने ये बोला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि वो 8 दिसंबर के दिन देशव्यापी वो इस चीज का प्रदर्शन करेंगे कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की परमिशन क्यों दी जा रही है। आइए बात समझ में। अब देखते हैं, हमारा शुरू हुआ है टॉपिक ऑफ द डे। ये देखो, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आयुर्वेद के डॉक्टर्स सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। क्या इस तरह का हमारे यहाँ कोई लीगल प्रोविजन है? हमारे पूरी मतलब डॉक्टरी की, आयुर्वेद की पढ़ाई में क्या किसी भी लेवल पे सर्जरी है या नहीं। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग तो अभी आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सिर्फ ये जानते हैं कि वो जड़ी बूटियां ही देते हैं, सर्जरी वहां पे नहीं होती। तो एक एक करके पूरी की पूरी उसको देखेंगे। तो देखो, जो सबसे पहले जो सरकार का जो 19 नवंबर का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, ये देखो। उस नोटिफिकेशन को मैं लिख देता हूं आपके सामने। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में क्या लिखा? उसमें लिखा कि स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर, स्पेसिफिक सर्जरिकल प्रोसीजर्स, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिसको जो आयुर्वेद के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स है उनको उसमें क्या होना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकली करके उनको देखना होगा उन सर्जरीज को, और उनमें उनको ट्रेंड भी होना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं डॉक्टर्स के, होता है ना, एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी होते हैं, मास्टर्स करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो नोटिफिकेशन आया कि आयुर्वेद के अंदर ऐसे सभी डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री को ले रहे हैं, करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल सर्जरीज को प्रैक्टिकली करना और उसमें ट्रेन किया जाएगा। यह मुद्दा था। इस मुद्दे को लेके आईएमए ने किया विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, और बोला कि सरकार मिक्सोपैथी का इसको दर्जा दिया कि पैथीज को मिक्स करना चाहती है। यह उनका विरोध था। इसको लेके उन्होंने बोला 8 तारीख को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, फिर 11 तारीख को हम फिर से 11 दिसंबर को एक और बड़ा प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार इस पे स्टेप बैक नहीं लेती।
अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या सर्जरी आयुर्वेद का हिस्सा है या नहीं। ये देखो, क्या सर्जरी आयुर्वेद का हिस्सा है? तो इसकी शुरुआत करता हूं मैं। आपने नाम सुना होगा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में जो एक एंशियंट डॉक्यूमेंट है इंडिया में आयुर्वेद का, उस संहिता के अंदर साफ साफ लिखा है कि भारत के अंदर आपने जो सुश्रुत संहिता है कि शल्य चिकित्सा हिस्सा थी। शल्य चिकित्सा हिस्सा थी किसका? आयुर्वेद का। और ये तो एंशियंट हो गया हमारे पास प्रमाण। दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो अभी आयुर्वेद के डॉक्टर है वो सर्जरी नहीं करते। सर्जरी करते हैं जब वो पढ़ाई, जब उनको आयुर्वेद की पढ़ाई कराई जाती है तो सर्जरी भी उनको उसमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, उनको स्किल दिया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है सर्जरी में भी। तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं सर्जरी करते हैं, ये पूरा प्रोविजन है जब डॉक्टरी की पढ़ाई होगी। सुश्रुत संहिता का मैंने आपको बता दिया, और कुछ जो ऐसे एविडेंसेस भी है और कुछ उपकरणों की भी उसमें बात की गई। फिर जयपुर के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये कहां पे है? जयपुर। इसके जो हेड है उनका कहना यह है कि हर साल हमारे यहाँ पे 1000 से ज्यादा मेजर सर्जरीज करते हैं हम, और माइनर सर्जरीज तो पता नहीं कितनी सारी होती है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद के अंदर सर्जरीज अलाउड है। फिर और क्या देखो, फिर क्या बोला आयुर्वेद में, इन्होंने बोला जो सर्जरी होती है वो बेसिकली उसकी दो ब्रांच है। जो सर्जरी है उसकी दो ब्रांच है, जिसको बोला गया, पहला बोला गया शल्य तंत्र। शल्य तंत्र। दूसरी है शालक्य तंत्र। शल्य तंत्र है, शालक्य तंत्र। याद रखना इन शब्दों को। जो शल्य तंत्र है वो तो क्या कह रहा है? छोटी मोटी सर्जरी, जो छोटी मोटी सामान्य सर्जरी है, कोई कांटा टांका वगैरह लगाना है, कोई घाव हो गया उसको बना, सामान्य सर्जरी है ये। जो शालक्य तंत्र है ये क्या बोलता है? ये आई का ऑपरेशन, ईयर का ऑपरेशन, थ्रोट का ऑपरेशन, ओके, उसके साथ ही इसमें नोज का ऑपरेशन, आपकी नाक का ऑपरेशन है, दांतों का ऑपरेशन, इससे जुड़ी हुई प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्टडी कराई जाती है। तो शालक्य तंत्र और शल्य तंत्र, शल्य तंत्र सामान्य सर्जरी और शालक्य तंत्र है आई, ईयर, थ्रोट, नोज, टीथ आदि की सर्जरी। तो अब भी जितने भी डॉक्टर्स आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं तो वो पढ़ते हैं अपनी इस स्टडी के दौरान, ये बात ध्यान रखना। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं आयुर्वेद के अंदर, उनको सर्जरी उनके एक कोर्स के रूप में पढ़नी होती है, स्टडी करनी होती है। और जो जिसमें स्पेशलाइज कर लेता है, सपोज करो किसी ने आई में स्पेशलाइजेशन कर लिया, किसी ने ईयर में कर लिया, किसी ने थ्रोट में कर लिया, तो उसको पर्टिकुलर उस स्पेशलाइजेशन का क्या माना जाता है? सर्जन भी माना जाता है। तो वो आयुर्वेदिक सर्जन होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी होने शुरू हुए, तो पूरा का पूरा ये प्रोसीजर, पूरा ये कोर्स पहले से ही है। और देश के अंदर जो आयुर्वेद की जो पूरा कोर्स है, जो पूरा ब्रांच है, जो उसको कंट्रोल किया जाता है, उस कंट्रोल करने वाली उस बॉडी का मैं आपको नाम बता देता हूं। क्या नाम है उसका? इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल। इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल, ये नाम है, लिख देता हूं मैं, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल। ये इसको रेगुलेट करती है, पूरे आयुर्वेद के कोर्स को, और समय समय पे ये रेगुलेशंस लेके आती है। तो लास्ट वाला जो रेगुलेशन था साल 2016 का था, और जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है 2020, उसने क्या किया, इस 16 वाले नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अमेंड किया है। अमेंड करने के बाद में जो नया रेगुलेशन है वो क्या बोल रहा है? इस नए रेगुलेशन ने बोला कि 56 ऐसी सर्जरीज है
56 ऐसी सर्जरी है जिनको आयुर्वेद में पीजी करने वाले डॉक्टर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं थी, ये सर्जरीज पहले से भी हो रही थी। तब फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को प्रॉब्लम क्या हुई? देखो प्रॉब्लम क्या हुई। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि जो हमारी एलोपैथी है, या जिसको मेडिकल मेडिसिन भी इनको बोला जाता है, नाम बोलता हूं मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन है। इनके साथ जो प्रॉब्लम है, ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने ये 2020 का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से आम लोगों को या सबको ये मैसेज जाएगा कि जो आयुर्वेद के सर्जन है और जो मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन है वो एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक जैसा उनका सिलेबस है और एक जैसी उनकी ट्रेनिंग है और एक जैसा उनको स्किल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 2020 का जो नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन ने ये बोल दिया कि आम लोगों के मन में जो ये धारणा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जन नहीं होते, वो प्रॉपर क्लैरिटी लेके आएंगे। जिस तरह से आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो उसमें देखते हो कि ये यूरोलॉजी का सर्जन है, ये हार्ट का सर्जन है, ये फला ऑर्गन का सर्जन है, उसी तरीके से आयुर्वेद के डॉक्टर्स के नाम के सामने भी विद क्लैरिटी के उनको स्पष्ट किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर इस सर्जरी के अंदर ये एक्सपर्ट है ये डॉक्टर। और ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अंदर मैक्सिमम सारी सर्जरी की जाती है। आयुर्वेद का समर्थन करने की जो विंग है इंडिया में, इंडियन मेडिकल जो मैंने काउंसिल का जो नाम बताया आपको, वो क्या कह रहे हैं कि आयुर्वेद में सिर्फ जो न्यूरो सर्जरी है, मतलब मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो मेजर सर्जरीज है, वो सारी सर्जरीज आपकी आयुर्वेद के अंदर नहीं होती। जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है वो आयुर्वेद में नहीं होती, वो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ही की जाती है। सामान्य जो मैंने आपको शल्य तंत्र और शल्य तंत्र था, दूसरा था शालक्य तंत्र, वो होता है आयुर्वेद के अंदर। अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिक्कत बोली कि इससे ये मैसेज आता है कि जैसे एक जैसी पढ़ाई होती हो, एक जैसा सिलेबस हो, एक जैसी ट्रेनिंग होती हो, एक तरीके से ट्रेंड किया जाता हो, तो उसको इससे प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उसके कोर्स को अगर मॉडर्न मेडिसिन के सामने लेके आते हो तो हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि इनका मानना है कि जिस हिसाब से जितना फाइन लेवल पे सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन में की जाती है वो आयुर्वेद में नहीं होती। इस चीज को लेके इनका विरोध है। तो मेजर यही प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बता दिया। ये जो नोटिफिकेशन था इसके अंदर क्या बोला गया, बस ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है कि आयुर्वेद के अंदर भी सर्जन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सर्जरी का मुद्दा उठा। इस बार प्रॉब्लम ये हो गई कि 2020 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें और भी ज्यादा क्लैरिफाइड कर दिया कि कौन क्या सर्जरी करेगा, उस डॉक्टर के नाम के साथ उसको प्रॉपर ट्रेंड किया जाएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आयुर्वेद के ऊपर। अब ये मुद्दा है, देखते हैं इसमें सरकार क्या स्टैंड लेगी। आने वाले 10-15 दिनों में जो भी स्टैंड लेगी मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा और आपको मैं फिर से उसको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है, प्लस है, आइकॉनिक है। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर है। 1 ईयर की फीस 49,500, 2 ईयर 72,000, 3 ईयर 90,000। मेरे रेफरल कोड अगर नवीन 1 को यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड आइकॉनिक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर है। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर 1,07,000, 3 ईयर 1,41,000। मेरे रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक क्यों बेटर है? प्लस से आपको एक कोच मिलता है, डेली मीन्स क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होगी और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। उसके साथ ही आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हो अकेडमी पे। 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। साल भर की फीस 27,500, 2 साल की 40,000, 3 साल की 50,000। देखो बच्चों, मैं साफ बोल रहा हूं, ऑफलाइन के अगर भरोसे आप बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे सीरियस है 2021 को लेके और 22 को लेके, आप अनअकैडमी आपको सारी फैसिलिटीज आपके घर बैठे प्रोवाइड करा रहा है। दिमाग में किसी तरह का फालतू का आप कंफ्यूजन ना रखें, घर बैठे अपनी तैयारी को
पूर्ण रूप दे, सारी फैसिलिटीज, टेस्ट सीरीज है, टीचर है, पर्सनल मेंटरशिप है। पेड क्लासेस में तो आपको हर तीसरे दिन 2 घंटे दिए जाते हैं, 1.5 घंटा दिया जाता है कि आप अपना जो भी डाउट है आके सीधा पूछो। आपको घंटों दिए जाते हैं मुझसे डिस्कशन करने के लिए, तो वहां पे आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का, कोई भी दिमाग में किसी भी तरह की गुत्थी है, आप, क्योंकि अनअकैडमी का नियम है कि हर पेड क्लास में हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन रखा जाएगा। जिस डाउट सेशन में आपका जिस भी तरह का डाउट हो, आंसर राइटिंग को लेके, सिलेबस की समझ को लेके, बुक्स को लेके, आप इवन अपने आंसर्स भी चेक करा सकते हैं वहां पे आके। तो वो सारी फैसिलिटीज आपको है, तो फिर क्यों? ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो ऐसा होता है, एक टेस्ट हो गया, हफ्ते 15-10 दिन बाद आपको फीडबैक मिल रहा है। यहां तो पेड क्लासेस में तो सीधा टीचर आपके सामने आ गया ना, आप पूछो उससे जो पूछना है, और हमारे लिए मैंडेटरी है आपको जवाब देना वहां पे। तो आप अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए, जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कीजिए। अपनी तैयारी, जो जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन लेगा उसका उतना ही जल्दी कोर्स शुरू होगा, उतनी जल्दी उसकी कंप्लीट तैयारी भी होगी। बस ध्यान रखना, जब भी सब्सक्राइब करें मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करें। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो नवीन1 कोड को यूज कीजिए, और मेरी क्लासेस की पीडीएफ आपको unacademy_नवीन तंवर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं आपसे मंडे के दिन, कल संडे है, छुट्टी रहेगी, और मंडे के दिन ही हमारी एसए वाली क्लास भी होगी, ध्यान रखना। ओके।